क्लियर दोस्तों, क्या है क्या नहीं है, मैं डिटेल से इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये क्या है, तो पहले मेरी बात को सुनना थोड़ा गौर करके। कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब कोई कुंडली, देखो इस तरीके से मैंने कहा था आपसे, ये चुंबक के दो ध्रुव है, ठीक है, इनके बीच में मैंने कहा था एक कुंडली रखी, ये रखी है कुंडली, मतलब आर्मेचर रखी है, जो मैंने कहा था ए बी सी और डी है। ये मैंने कहा चुंबक के दो ध्रुव है, एक एन और एक एस, और एन और एस चुंबक के दो ध्रुव हैं, तो आपको पता है चुंबक की बल रेखा एन से किधर चलेंगी, एस की ओर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कल मैंने आपको यह बोला था दोस्तों कि जब कोई कुंडली, परिभाषा क्या बोली चुंबकीय प्रेरण की, कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके मध्य ये कुंडली क्या करे, रोटेट करे या घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके मध्य ये कुंडली क्या करे, रोटेट करे या घूर्णन करे, तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है भाई, क्योंकि जब ये कुंडली घूर्णन करेगी तो ऐसी स्थिति बनेगी, घूर्णन एक बार लंबवत आएगी और एक बार क्या आएगी, समांतर, तो बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि लंबवत होगी तो चुंबकीय बल रेखाओं से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और समांतर होगी तो 0 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करती है और चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है, जिससे अगर चुंबकीय बल रेखाओं का मान परिवर्तित हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। मैंने क्या बोला, मैं एक बार परिभाषा लिखता हूं, मैंने ये कहा, मेरी बात को सुनना, परिभाषा कि जब कोई कुंडली, समझ लिया करो दोस्तों, है ना, कल आपको डिस्टर्ब हो रहा था, मैं अब डिटेल से आपको बता रहा हूं कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करती है तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित होता है, और जिससे प्रेरित विद्युत धारा, कल ही मैंने कहा था कि जनरेटर में ऐसा ही होता है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन कराते हो, लास्ट में क्या प्राप्त होती है, प्रेरित विद्युत धारा और विद्युत भाग मतलब वोल्टेज, प्रेरित विद्युत धारा व प्रेरित विद्युत भाग बल प्राप्त होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल प्राप्त होता है, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो मैंने क्लियर रूप से आपको लाइन लिख दी कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करती है तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है, जिससे फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत भाग बल प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। कल भी मैंने कहा था दोस्तों, केवल लाइन इसलिए लिखी जाती है समझने के लिए, तुमको यही याद नहीं रखना, तुमको दिमाग में बैठाना है, ये दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, इनके मध्य कोई कुंडली घूर्णन करेगी ही तो फ्लक्स परिवर्तित होगा, जिससे प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत भाग बल प्राप्त होगा, उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। कल ही मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि अगर क्लियर रूप से आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय प्रेरण के बारे में, किसके बारे में, चुंबकीय प्रेरण के बारे में, चुंबकीय प्रेरण के बारे में अगर पूछा जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया, तो चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने बताया उस वैज्ञानिक का नाम था फैराडे। अरे क्या था, फैराडे। क्लियर, बहुत पूछा गया एग्जाम में, रेलवे की पुरानी एग्जामों में कि चुंबकीय प्रेरण के बारे में या इस चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आप क्या बोलोगे, फैराडे। इस फैराडे ने क्या दिए, तो इसने फैराडे ने दो नियम दिए थे चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, और उनको बोलते हैं फैराडे के नियम। किसके नियम, फैराडे के दो नियम दिए। तो सबसे पहला नियम क्या होगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ मतलब प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है, देखो सुनो, प्रथम नियम क्या है दोस्तों, कि अभी मैंने ये बोला, जो परिभाषा चुंबकीय प्रेरण की बोली, एक्चुअल में ये परिभाषा फैराडे के किस नियम में आती है, प्रथम नियम में आती है। किस नियम में आती है, प्रथम। तो आप क्या बोलोगे, इस नियम से, याद रखना मैं जितनी लाइन लिख रहा हूं इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की, विद्युत कैरिंग फोर्स, विद्युत वाहक बल की परिभाषा, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। तो मैंने आपसे पहले कहा है अभी आपसे कि ये जो चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दी गई कौन से नियम से दी गई, प्रथम। तो आपसे यही पूछेगा एग्जाम में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा फैराडे के किस नियम से दी गई दोस्तों, तो आप बोलोगे प्रथम नियम, और प्रथम नियम जो मैंने लिखा था वो नियम था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बात सुनो, अगला क्या आता है, तो अगला आता है दोस्तों द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, द्वितीय नियम।
देखो ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना, आपको किसी भी सूरत में बहुत टफ पड़ता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना। सेकंड लॉ क्या है, अब यहां लॉ भी याद रखो, क्योंकि इसका लॉ तो मैंने कहा था प्रथम नियम तो वही परिभाषा थी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी। तो द्वितीय नियम क्या कह रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल है, फ्लक्स का संबंध धारा से बिल्कुल है। एक नियम आता है प्रेरित तत्व का फाई समानुपाती आई होता है, फ्लक्स तो धारा पर है, फ्लक्स चेंज होगा तो धारा के मान में बिल्कुल होगा भाई, एक ने लिखा है सर फ्लक्स का संबंध धारा से बिल्कुल है। अब मेरी बात को सुनना, द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम में यह कहा गया कि प्रेरित विद्युत भाग बल है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट नियम है, और नियम भी दे सकता है एग्जाम में, पूछेगा भी एग्जाम में, कहेगा आपसे नियम क्या है, द्वितीय नियम कि प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये कौन किसका नियम है, तो आप बोलोगे फेराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम ऑप्शन में दे देगा तो आप बोलोगे फेराडे का द्वितीय नियम है। क्या बोला मैंने, बोला द्वितीय नियम, मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। द्वितीय नियम में यह कहा गया दोस्तों कि प्रेरित विद्युत भाग बल है, कौन सा है, प्रेरित, बहुत अच्छी तरह समझ लो लाइन को, प्रेरित विद्युत भाग बल है, प्रेरित विद्युत भाग बल, विद्युत भाग बल को शॉर्ट में ईएमएफ भी लिख देते हैं ना, प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है। आपको लाइन रखनी है दोस्तों थ्योरी, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये प्रेरित विद्युत भाग बल है, प्रेरित विद्युत भाग बल को मैंने लिख दिया डीई, कम परिवर्तन होता है तो डी लगा देते हैं। डीई का मतलब, क्योंकि ई आपको पता है विद्युत भाग बल होता है, उसने कहा डीई प्रेरित विद्युत भाग बल को लिखते हैं डी, समानुपाती लगा दिया किसके, डी फाई अपॉन डी के होता है। ये लो, ये ब्रैकेट बना दिया, पढ़ लो इसको, प्रेरित विद्युत भाग बल किसके, फाई मतलब फ्लक्स की परिवर्तन की दर मतलब समय पर कि क्या होता है, समानुपाती होता है। ये किसका नियम है, द्वितीय नियम, किसका, फेराडे का। मेरी बात को सुनना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। कैसे, पहला क्वेश्चन लाइन देके पूछेगा कि प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ये किसका नियम है, तो आप बोलोगे फेराडे का द्वितीय नियम है। दूसरा, फेराडे का दूसरा नियम इनमें से कौन सा है, चार समीकरण दे देगा तो आप बोलोगे डीई समानुपाती डी फाई अपॉन डी। डी समानुपाती क्या होता है, क्लियर है मेरी बात। अगर मुझसे पूछा जाए डी समानुपाती डी फाई अपॉन डी, पेन देखो आपको सब तरह के पेन यूज ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी जरूरत होती है तो ले लेते हैं, थोड़ा बहुत दिखाई दे जाएगा, थोड़ा आंखों पे भी जोर देना चालू कर दो, ठीक है। डी समानुपाती होता है डी फाई अपॉन डी के, क्लियर है। कोई मैं आपसे ऐसा दिमाग लगाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, ना लगेगा तुम पे, तुमसे जितना बोल रहा हूं उस तरीके से याद रख लो। किसी का भी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का चाहे साइंस का, आप तो दो बातें याद रखो, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा, आपसे बड़ी से बड़ी एग्जाम में पूछ जाते हैं। आपसे इतना ही पूछेगा कि प्रेरित विद्युत भाग बल की परिभाषा किससे दी गई, प्रथम नियम से, और द्वितीय नियम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रेरित विद्युत भाग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन सुनो द्वितीय नियम में, इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय नियम से आपको ये पता चल जाएगा, जब मैंने फॉर्मूला लिख दिया प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होता है, जब मुझे प्रेरित विद्युत भाग बल का मान पता चल जाएगा, मान का मतलब होता है परिमाण, कि कितना मान है, 2 है 3 है 4 है, तो इसका मतलब पहले नियम से परिभाषा दी गई, तो दूसरे नियम से क्या दिया गया, प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण ज्ञात किया गया। कौन ज्ञात किया गया, परिमाण। तो क्या बोलोगे, मैं इस बात को नीचे इसी जगह लिख दूं, इस नियम से शॉर्ट में लिख दूंगा मैंने, क्या ज्ञात किया गया, प्रेरित एक सेकेंड, प्रेरित विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात किया गया। परिमाण समझते हो ना, संख्यात्मक मान, परिमाण ज्ञात किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन बन गए दूसरे नियम से, एक तो नियम पूछ गया, या एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण किस नियम से ज्ञात किया गया, दूसरे नियम से। आपको दिख रहा है जब मैंने डी समानुपाती डी फाई अपॉन डी लिख दिया, क्योंकि अब मैं डी का मान निकाल सकता हूं तो मैं उसका परिमाण भी ज्ञात कर सकता हूं। क्लियर है, अगली बात आ जाओ। अब क्या करते हो दोस्तों, कभी कभी आप फेराडे के नियम जो चुंबकीय प्रेरण था, इसको समझाया फेराडे ने था, लेकिन इस फेराडे ने क्या किया कि परिभाषा बता दी प्रथम नियम में, दूसरे नियम में परिमाण बता दिया प्रेरित विद्युत भाग बल का, मगर इस पर एक काम हुआ कि ये प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा नहीं बता पाया दोस्तों। क्या नहीं बता पाया, दिशा। तो इसलिए कौन वैज्ञानिक आया, उसके लिए इसकी दिशा बताने के लिए चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत भाग बल की एक तीसरा वैज्ञानिक आया, कौन सा, तो मैं बता दूं, उसका नाम था लेंज। क्या नाम था, लेंज। और इसका क्या था, इसने भी अपना एक नियम दिया, और वो कौन सा नियम था, तो उसको बोला था लेंज का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस साल की पटवारी के एग्जाम, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी और आपके लिए भी, रेलवे के लिए भी। कौन सा नियम, लेंज। फेराडे क्या बता गया, परिमाण बता गया, परिभाषा बता गया, मैं दिशा नहीं बता पाया। इसका मतलब लेंज के नियम से क्या पता चला, तो नियम, लेंज के नियम से आप ये बोलोगे कि इस नियम से, काम की बात सुनना, इस नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता लगा। तो एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन क्लियर कह दिए मैंने। अगर पूछा जाए प्रेरित विद्युत भाग बल का परिभाषा किससे दी गई, फेराडे के प्रथम नियम से, परिमाण किससे ज्ञात किया गया, द्वितीय नियम से, और प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा क्या ज्ञात की गई, किस नियम से, लेंज का। आप पूछोगे सर लेंज का नियम, बिल्कुल याद रखना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम में एक बात कही गई लेंज ने, इस नियम के अनुसार चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा,
और प्रेरित विद्युत भाग बल उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिन कारणों से इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे नियम देके क्वेश्चन पूछेगा। एलडीसी में भी ऐसे हुआ था दोस्तों, मेरी बात आप कान खोल के इसे सुनना, एग्जाम आएगी ना तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं ऐसे पूछेगा ऐसे पूछेगा। इन बातों को आप ऐसे मत लेना कि हल्के में ले जाओ, बात को समझना। आप एग्जाम में जैसे मैं कह रहा हूं वैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर सब पढ़ाते, मैंने कल भी कहा था, सब बच्चे पढ़ा देते हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि पढ़ा तो देते हैं लेकिन लड़के को यह पता नहीं आता कि पढ़ने के बाद भी कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक है इसलिए मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूं, ऐसे पूछेगा। जब मैं ऐसे बोलूंगा तो आप उस बात को समझोगे, जोड़ दोगे। मैंने परिभाषा लिख दी, मैं आपसे कहूं नहीं ना तो आप उठा के एक लाइन पकड़ लोगे, नहीं मैं ये कह रहा हूं, आप परिभाषा को बहुत ध्यान रखोगे एग्जाम में। इस क्या था, तो इसका नियम क्या था, इस नियम के अनुसार, मेरी बात को सुनना, इस नियम के अनुसार चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिन कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई। एक्चुअल में इसके प्रयोग करके पता लगता है ना इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन आपको ऐसे फालतू पढ़ना नहीं है, चक्कर में उत्पत्ति हुई। देखो तुमको एग्जाम में आपको याद करने का तरीका, तुमको ऐसे याद रहेगा ना, तुमको लाइन में नहीं आएगी, तुम तो दिमाग में बैठा उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिन कारणों से इसकी उत्पत्ति, कुछ भी नहीं रहे यार, उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिन कारणों से उत्पत्ति। समझ लेना वो किसका नियम है, चुंबकीय सॉरी लेंज का नियम है। किसका नियम, लेंज। तो मैंने क्या बोला, चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में आपको पता है प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित विद्युत भाग बल प्राप्त हुआ था। ये उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिन कारणों से कुंडलों के घूर्णन से जिस तरीके से प्राप्त हो, उन्हीं कारणों का विरोध करने लग जाते हैं जिन कारणों से इसकी क्या हुई, उत्पत्ति। और इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को लेंज का नियम कहते हैं। किसका नियम, लेंज। तो ये बात चुंबकीय प्रेरण के बारे में मैं क्लियर रूप से आपको बताई। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको सर्वप्रथम किसने समझाया, तो मैंने कहा फेराडे ने समझाया। फिर मैंने कहा कितने नियम, दो नियम दिए गए। पहले नियम से प्रेरित विद्युत भाग बल की क्या आई, परिभाषा। दूसरे नियम से क्या प्राप्त हुआ, परिमाण। क्या नियम था, डी समानुपाती d5/dt। और फिर आया लेंज और इसने प्रेरित विद्युत भाग बल की आपको क्या बता दी, तो आप बोलोगे इसने इस प्रेरित विद्युत भाग की क्या बता दी, दिशा बता दी। और नियम क्या है वो क्लियर रूप से बता दिया। ठीक है, हर लाइन क्लियर कर दी अच्छी तरह, जल्दीबाजी ना करके समझ समझ के एक बात को लिख रहे हैं। ठीक है ना, अगली बात को सुनो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां आता है और वो क्या है मैं आपको क्लियर बात करूं। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो एक आता है विद्युत मोटर। सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ये रेलवे में बहुत पूछा जाता है और क्या क्वेश्चन आते हैं वो याद रख लो। 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप बार बार गलत करके आ जाते हो, तो डायरेक्ट इनको याद रख लो, विद्युत मोटर। और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये मत लगाना आईटीआई वाले दिमाग, कोई ऐसा नहीं पूछेगा मोटर के बारे में कैसे बनती, कुछ नहीं पूछने वाला। क्या क्या क्वेश्चन बनने सकते हैं एग्जाम में वो ध्यान रखो। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं मोटर का, कैसी मोटर होती है मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना। ये चुंबक के 2 ध्रुव हैं, एक एन है और एक क्या है, एस। और इनके बीच में क्या रखी है, कुंडली। एक काम करता हूं, ठीक है, ये इसके अंदर एक मैंने बना दी, ये साफ्ट हो गई कोई, है ना। मोटर का मतलब कोई साफ्ट है, मतलब पंखे के अंदर मोटर है, मोटर में पंखड़ियां लगा दी साफ्ट के अंदर, तो पंखा क्या लगने लग गया, घूमने लग गया। बात को सुनो, इस तरीके से एक यहां इस तरीके की एक बले होती है। ठीक है, उस बले के ऊपर क्या, मैं एक बले को देखो एक करता हूं, ये जो बले मैंने यहां बनाई है इसको मैं इधर बना दूं ना, इस तरीके की बले होती है, ये देख लो। यानी का मतलब इसके सिरे ऊपर जुड़े नहीं होते, तो एक सिरा होता है पी और एक क्या होता है क्यू। इस तरह की बले मैंने बनाई है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पी और क्यू वहां, तो मैंने देखो अब यहां लिख दिया पी और एक क्यू शॉर्ट में। अब आ जाओ, ये 2 ब्रुश हैं। ठीक है, एक को बोल दिया एक्स और एक को बोल दिया वाई, ब्रुश। इनका फिर ये मैंने कोई बैटरी जोड़ दी और ये मैंने इस परिपथ में कितनी धारा पहुंचा दी, तो इस परिपथ में धारा पहुंचा दी, मोटर के अंदर आई। ठीक है, ये मैंने कोई डायग्राम बना दिया किसका, मोटर का। समझने के लिए मैंने इस तरह की बले बनाई, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या होता है मोटर के अंदर, पहली बात तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मोटर के अंदर पहला एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे विद्युत मोटर के अंदर विद्युत ऊर्जा। पहला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, उठा के देख लो, चाहे सीधा ही क्वेश्चन है, मैं 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। इस साल उसमें एलडीसी में भी पूछा गया है दोबारा, विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो आप बोलोगे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखो, कभी कभी तुम क्या करते हो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं,
कभी कभी क्या करो दोस्तों तुम कि जिस चीज को टफ मानते हो ना वो सीधी बन जाती है और जिसको सीधा मानते हो वो टफ बन जाती है। एक बात समझो, ये जो टॉपिक है ना ये सबसे सीधा आएगा मुझसे पूछा जाए तो, इसमें कोई सवाल नहीं बनता आपसे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही टफ पहुंचता है वो सीधा 11th क्लास 12th क्लास बन जाता है, इसका आंसर बच्चे को देना संभव नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अभी साल भी एलडीसी में दो क्वेश्चन आए इस तरह की, कौन सी विद्युत मोटर जनित्र में क्या होता है, चार विद्युत फ्लक्स का मात्रा पूछा गया एलडीसी के अंदर, क्योंकि आपको पता है 4-5 पेपर लगे। एलडीसी का बहुत अच्छा पेपर था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हाल ही में जितने भी एग्जाम लगे सबसे अच्छा पेपर एलडीसी का, और जिन्होंने दिया होगा उनको पता भी चल रहा होगा। अगर मैं कहूं तो वो एनटीपीसी के लेवल का पेपर था, उससे भी अच्छा पेपर था मुझसे कहे तो। उसके बाद अगर कहे तो कहने का मतलब इसमें सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा ना लेकिन है किंतु मगर परंतु नहीं, जो बोल रहा हूं वही क्वेश्चन आने वाला है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो, चीज को याद करने की कोशिश करो। ऐसा मतलब यार मैग्नेट पे रटना है, रटना नहीं, ये उल्टा बिल्कुल सेफ टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन बहुत सीधा आएगा, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए कि विद्युत मोटर के अंदर क्या होता है तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, यांत्रिक ऊर्जा में। अब मेरे दोस्त एक बात समझो, आज मैं इस ऊर्जा रूपांतरण का आपका एक फंडा ही क्लियर करता हूं कि कभी भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर कौन सी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है। देखो इसका एक तरीका है, आप दोस्तों इस बात को दिमाग में लेके सोचो। एक तरीका तो क्या करते हो तुम, लिखते हो इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, रट लिया आपने कि इसमें ये ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है। अब थोड़ा सा 2-3 ऊर्जाओं के बारे में बताता हूं। देखो सुनो, अगर कोई चीज एक धुरी मतलब सांप के चारों तरफ घूमती रहे, एक सांप है उसके अंदर घूमे, तो समझ लेना यांत्रिक ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक, ठीक है। अगर कोई चीज गति कर रही है तो आप समझोगे वो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। कौन सी गतिज, पढ़ाऊंगा गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगर किसी चीज से प्रकाश प्राप्त होता है तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, प्रकाशिक ऊर्जा। अगर किसी चीज से आपको गर्म हो जाती है कोई चीज तो आप बोलोगे ऊष्मीय ऊर्जा। अब रूपांतरण क्या होता है उसको थोड़ा सोच करके देखोगे तो आप उसका रूपांतरण बता दोगे, ना रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जैसे अब एक एक के बारे में बात, सबसे पहले मोटर पे आ जाओ। मोटर समझ गए आप, मोटर क्या है, मोटर किसी चीज को घुमाने के काम आती है, जैसे पंखे में मोटर होती है, कूलर में मोटर होती है, और भी कहीं छोटी बड़ी मोटर, सब तरह की मोटर देखी होंगी आपने। तो मोटर के अंदर क्या हो रहा है, जैसे पंखे में मोटर लग रही है तो मोटर क्या कर रही है, आपने स्विच स्टार्ट किया मतलब क्या दी पंखे को, विद्युत, तो मैंने लिखा विद्युत ऊर्जा। क्या घूमने लगी, क्या घूमने लगा, पंखा घूमने लगा, इसका मतलब साफ घूमी, तो विद्युत ऊर्जा किसमें घूमी, यांत्रिक ऊर्जा में। चाहे पानी की मोटर लगा लो आप, तो पानी की मोटर को स्टार्ट करते हो तो पंखड़ी घूमने लग जाती है, तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक। क्यों रटते हो दोस्तों, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ट्यूबलाइट जल रही है ऊपर, ट्यूबलाइट कौन सी ऊर्जा किसमें कर रही है, तो आप बोलो पहले ट्यूबलाइट के लिए विद्युत जलाई ना, तो विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा में। चलो सेल पढ़ा था, सेल के अंदर आपने कुछ दिया थोड़ी नहीं था, इसका मतलब सेल आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ था, रासायनिक ऊर्जा किसमें कर दी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन आप चला के चीज को इतना टफ बना देते हो कि आप रटते समय ये ध्यान नहीं रखते कि हम रट रहे हैं, बस बिना सोचे समझे। सबसे ज्यादा टफ अगर मैं प्रेस आती है, प्रेस जिसको विद्युत स्त्री बोलते हैं, क्या कर रही है बताओ, विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या उष्ण ऊर्जा में प्राप्त, अगर ताप हो रहा है तो उष्मा भी प्राप्त हो रही है। बताओ क्या दिक्कत थी, दो चीजों में दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात। एक कभी कभी आपको चक्कर पड़ देता है ये माइक्रोफोन, ठीक है। इसको बताओ ये माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, आंसर दो मुझे आप, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर। जल्दी बताओ माइक्रोफोन में क्या होता है, कौन सी ऊर्जा किसमें, बेरोजगार प्राणी, अभी पूरा क्वेश्चन लिखो, ये नहीं बोला मैंने, कहा है विद्युत मोटर में कौन, सॉरी माइक्रोफोन के अंदर कौन सी ऊर्जा किसमें होती है। कुछ साउंड को इलेक्ट्रिक में लिख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक को साउंड में लिख रहे हैं ना, ठीक है, ज्यादातर लोगों का सही है। अब देखो इस माइक्रोफोन में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी चीज सीधी है मगर कभी कभी क्या होता है आदमी सोच नहीं पाता। माइक्रोफोन का मतलब मैं ये जो बोल रहा हूं ये क्या है, माइक्रोफोन है जिससे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एक क्या होता है मैं बताऊं, एक होता है माइक्रोफोन और एक होता है लाउड स्पीकर जिससे आवाज आती है। ये माइक्रोफोन है, ये आवाज नहीं कर, ये मेरी आवाज को कैच कर रहा है। आवाज किससे आती है, स्पीकर से आती है। माइक्रोफोन ने क्या किया, तो माइक्रोफोन आप ये कहोगे माइक्रोफोन ने ध्वनि ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, ध्वनि को किसमें कन्वर्ट किया, विद्युत ऊर्जा में। आप लिख लो एक जगह कॉपी में, अपने काम आएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको ट्यूबलाइट बल्ब सब मैंने आपको समझा दिया, बार बार गलती मत करना, क्लियर। कोई भी आपको हलो हलो वाला आता है जो प्रचार वगैरह में यूज आता है, वहां भी तो वो माइक्रोफोन ही तो है। आपने बोला उसको, आपने देखा होगा मशीन लगी होती है बगल में, वो मशीन ही क्या करती है, हर जगह वो मशीन ही ध्वनि ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर, इस लाउड स्पीकर मतलब जिससे आवाज आती है, वो क्या करता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को, अरे कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, उससे आवाज बाद में आती है तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बताओ क्या दिक्कत थी, अरे किसी को दिक्कत है क्या, बताओ मुझे क्या दिक्कत थी। अब आप क्या करते हो, इसमें कौन सी ऊर्जा किसमें, अरे क्यों बनाते हो जबरदस्ती, बल्ब का पूछ ले, ट्यूबलाइट छोड़ो, बल्ब पूछ लिया, विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में, बात खत्म। कोई भी तो ले लो, बस ये दो चीज मैंने आपको ऐसी बता दी जिनमें कभी आप, जिसमें ये चक्कर नहीं पड़ रहा कौन सी ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है, इसमें ये चक्कर पड़ रहा है तुम्हारे कि तुम ये समझ नहीं पाते, कभी कभी माइक्रोफोन को कुछ अलग ही बोल जाते। तो माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। अगले आ जाओ, बता दिए, इसको कॉपी में एक जगह लिख लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, बात को सुन लेना। ऊर्जा अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको, अगली बात सुनो। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। विद्युत मोटर में पहला क्वेश्चन मैंने बोला विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, एक आता है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर करती है, सिद्धांत। तो देखो इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखना, इस विद्युत मोटर का सिद्धांत दिया था, इसका भी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो याद रखना फैराडे ने दिया। एक तो ये याद रख लेना, किसने दिया, फैराडे ने। कभी पूछे एक सिद्धांत में क्या था कि इसने ये कहा कि धारा का प्रभाव होने पर
धारा का प्रवाह से क्या लगता है, बल लगता है। अब दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है मैं आपको बता दूं, बहुत जगह इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत जगह ये कहते हैं विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ मैं ये भी कह सकता हूं, अगर ऑप्शन में आप देख लेना उस स्थिति में ये भी कह सकते हो कि प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करती है ना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करती आपको, क्योंकि कई तरह की मोटर होती है। आपको बताऊं, मोटर एसी मोटर भी होती है, डीसी मोटर भी होती है, उनके भी प्रकार होते हैं दोस्तों। एक आती है अलग से प्रेरित मोटर, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रेरण के प्रेरित प्रेरण मोटर भी आती है जो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसलिए बहुत बुकों में अलग अलग जगह से अलग अलग लिखा मिल जाता है सर, इसलिए क्या दिक्कत आती है। तो एक बात दिमाग में, अब मैं तुमको एग्जाम की दृष्टि से ले जा रहा हूं, कभी भी पूछा जाए विद्युत मोटर का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे फेराडे ने, और ये किस पर, या तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, केवल प्रेरण के सिद्धांत पर ध्यान रखना, और या धारा के प्रवाह पर बल लगता है। कैसे लगता है, क्या लगता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो सुनो, ये आपने धारा प्रवाहित की और ये आर्मेचर है ए बी सी और डी। इसमें जब धारा आई गई, क्योंकि धारा आपको पता है प्लस से माइनस की धारा ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब यहां धारा आई ऊपर की ओर बह रही है और सी में धारा किधर बहेगी, नीचे की ओर बहेगी। क्लियर, कैसे काम करती है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको एक और बात सुनो, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था मोटर के बारे में कि अगर पूछा जाए एग्जाम में, मुझे बताना कि विद्युत मोटर के अंदर कौन सा नियम लगता है, तो विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के कौन से, बाएं हाथ का नियम लगता है, हाथ का नियम लगता है। तो कभी भी पूछा जाए कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है, तो आप बोलोगे विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो मैं इधर बता देता हूं आपको कैसे, गौर करके सुन लो, समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आए तो और भी अच्छी बात। फिर मैं आपको यही कह दूंगा कि इनको याद रख लेना, क्योंकि आपको कोई मोटर घुमाने के लिए बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो सुनो, इस परिपथ में मैंने धारा दी कितनी आई, ये धारा की कुंडली में आप देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये नियम है। ये कौन सी थी, मध्यमा, ये क्या है तर्जनी, और ये क्या है अंगूठा। आपको ध्यान हो तो मैंने ये कहा था कि ये जो उंगली है मध्यमा, ये धारा की दिशा बताती है, ठीक है, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा आपको बताएगा इस कुंडली पर बल अंदर लगेगा बाहर, क्योंकि यहां कुंडली घूमेगी। उस साफ्ट थी कुंडली की, वो साफ्ट क्या होगी, घूमेगी। तो देखो सुनो, जैसे ही आपने पहले धारा दी, कोई बैटरी जोड़ दी, कोई बैट कुछ भी जोड़ा, उससे क्या गई धारा देखो ए से बी में, देखो आप इसमें गौर करो पहले, ए से बी में खूब अच्छी तरह बोल रहा हूं। धारा देखो किधर जा रही है, मध्यमा देखो इधर उंगली, धारा किधर जा रही है, ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है, बिल्कुल है, उसकी दिशा, बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। पहली स्थिति में सबसे पहले क्या होगा, इस कुंडली पर बल किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। जैसे मैं कुछ ऐसी चीज लूं जिससे आपको कुछ समझ में आए, मेरी बात को समझ लेना। हाँ देखो, ये कोई, एक सेकंड सुनो, ठीक है, ये कॉफी है ना, इसका पेज हटा रहा हूं मैं, इधर देखो, ऐसे देखो, ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो सुनो, इसका मतलब ये सिरा था ए बी सी और डी। क्लियर, आपको पता है कि जैसे मैंने कहा इसमें धारा ऊपर बह रही है, तो धारा ऊपर थी, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की होता है, ये कुंडली रखी है, और जैसे बल अंदर लगा तो कुंडली इस तरीके से घूमी, इधर आ गई। क्या ये पूरा घूर्णन हो गया, क्या नहीं हुआ। देखो इधर से इधर आई है, आधा घूर्णन हुआ, पूरा कब होता, ये कुंडली घूमे हुए दोबारा इधर आ जाती तब पूरा होता। अब देखो समझ लिया करो, फिर दिमाग में आ रही है ए बी सी और डी। जैसे ही बल अंदर लगा, कुंडली ने आधा घूर्णन कर लिया। अब आप मुझे बताओ इस स्थिति में क्या हुआ, ये ए बी सिरा था, इसका मतलब ऐसी बन गई ये कुंडली। अगर मुझसे पूछा जाए ये कुंडली ऐसे बन गई, समझने के लिए ये लो, आधा घूर्णन का मतलब ये सी और डी हो गया। जो ए बी सिरा इधर था, देख लो आप इधर लिख दिया, ये जो सिरा इधर था वो इधर हो गया, क्या हो गया, और इधर हो गया। तो मुझे बताओ कि जो धारा पहले ऊपर बह रही थी वो किधर बहेगी, अब नीचे। क्या नीचे, क्योंकि धारा की दिशा तो आपको पता है निश्चित समय अंतराल के बाद वैसे भी बदलती है। तो देखो बाएं हाथ का नियम, धारा नीचे है, अरे देखो इधर कुंडली में धारा किधर है, नीचे, चुंबकीय क्षेत्र वही एन से एस की ओर है, बल किधर लगा, बाहर, मतलब ये वाला भाग है, धारा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में, बल ऊपर, ये घूर्णन हो गया, घूम गई कुंडली पूरी। इस तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए तो ये कुंडली बार बार इस तरीके से मुझसे पूछा जाए तो क्या लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है और रोटेट होती रहती है, घूर्णन करती है। तो घूर्णन किया, उसमें कौन सा नियम काम किया, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम, बाएं हाथ का। अब देखो दोस्तों, अब क्या एग्जाम क्लास में तुम मुझे बताओ, क्या तुमसे एग्जाम में कुंडली घुमाएगा क्या, सोच के भी देखा करो। कभी कभी क्या होते हैं, हम उस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं। हाँ सब आपको गुरुजी समझाया इसलिए कि थोड़ा पता तो, फीलिंग तो आए कुछ ऐसी, हाँ यार ऐसी कुंडली घूमती है। तो एग्जाम को देखो, बात को समझो, मुझसे पूछा जाए एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। क्या करना, डिस्कस का मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मैंने आपसे कहा कि आपका ये तरीका नहीं रहेगा कि क्वेश्चन आया और आपको उंगलियों पर सब चीज याद है। नहीं दोस्तों, आपसे पूछा गया यार मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है एग्जाम में, तो हाँ सुनो, आपसे पूछा कि मोटर में कौन सा बल लगता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का दाएं। पहले तो देखो यार मोटर थी, सर ने वो मोटर घुमाई तो थी, अब तुमको ये पता नहीं कैसे घुमाई थी, मगर याद करने के लिए जब बार बार घूम रही है मोटर, घूम रही है कुंडली, तो तुम्हारे दिमाग में एक डायग्राम बन गया, तो तुम्हारे यार मोटर घुमाई तो थी यार, पता नहीं घुमा तो रहा था, रोजाना आके घुमा तो रहा था, तो चुंबक में फ्लेमिंग भी था, बाएं, हाँ बल वाली बात आ रही है, तो कौन सा नियम लगेगा, बाएं हाथ का नियम। याद करने की, आप ये समझो कैसे याद रहेगा। कोई मूवी जब हम देखते हैं, जब मूवी, अगर कोई आपको मूवी हो, मैं आपसे बोलूं कोई मूवी हो, मैं समझा दूं ऐसा 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 होता है, तुमको याद रह जाएगी, लेकिन जब डायग्राम आता है, चित्र आते हैं, वो बातें चलती है, तो आपको पूरी मूवी 3 घंटे की याद रह जाती है। समझ में आ रही बात, वो सेम स्थिति है, हर चीज का महत्व होता है। इस डायग्राम का ये महत्व है, कुछ लोग ऐसा डायग्राम की जरूरत भी नहीं होती, कोई बनाना थोड़ी एग्जाम में, लेकिन क्या कि हम जब मैं आपसे बोलूंगा तो एग्जाम में आपको एक वो पैदा होगा, ये जो मैं जितनी आपसे बातें करता हूं तो आपको वो बातें बाद में एग्जाम में याद रहेंगी। कैसे, हाँ यार बोला तो था, इस पे इतनी डिस्कस हुई थी, ये क्या था यार, अपने आप पता चलेगा। क्लियर, तो ये बात याद रखो। तो आपको तो 3 ही क्वेश्चन याद रखने थे, क्या विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, सिद्धांत फेराडे ने दिया, और मैंने कहा धारा के प्रवाह से क्या लगता है, देख लो धारा के प्रवाह से क्या लग रहा था, बल लग रहा था। अगली बात मैंने कहा कौन सा काम करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब होता क्या है दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको, क्लियर कर दूं, कुछ लोग जो आईटीआई वाले हैं उनको बात को पता भी होगा ढंग से।
अभी मैंने कहा था आधा गुणन हो जाता है, तो आधा जब कुंडली का गुणन हो जाता है तब देखो ये ब्रुश है ना, इस बलय को बीच में बलय होती है, ये बलय को क्या बोलते हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं क्या पूछता है एग्जाम में। विद्युत मोटर के अंदर, किसके अंदर, विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में विभक्त बलय, विभक्त बलय, विभक्त बलय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं बता दूं, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, स्प्लिट रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग पाई जाती है, स्प्लिट। एग्जाम में पूछा जाएगा विभक्त बलय इनमें से किसमें पाई जाती है, तो विद्युत मोटर में पाई जाती है। या पूछ लेगा, इन क्वेश्चन देखो पूछने के तरीके होते हैं, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, इनमें से कौन सा विद्युत मोटर का गुण है, यानी एक लाइन में चारों पद पूछ लेगा, पता भी नहीं चला तुमको, नहीं है तो 3 हाँ का पता होना चाहिए, और कौन सा सही है तो 3 गलत का पता होना चाहिए, तभी तो आप ये सही बात ये नहीं और हाँ वाले क्वेश्चन बहुत गलती कराते हैं। और आजकल नहीं और हाँ क्यों पूछता है, अरे तुमसे पूछे विद्युत मोटर का कौन सा गुण इनमें से सही नहीं है, आप कैसे आंसर दोगे, डायरेक्ट दे दोगे, नहीं आप ये देखोगे, अरे ये बात तो सही थी, सर ने बताई थी, ये बात भी सही है, ये बात गलत है भाई। वो कहते विद्युत मोटर में सर्पी वाले पाई जाती है, तो आप कहते हो ये बात गलत है, सर्पी नहीं पाई जाती, कौन सी पाई विभाग, एक क्वेश्चन से पूरा। अब देखो हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन में क्या अंतर होता है, आजकल क्यों चेंज कर रहा है वो, इसलिए कि हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन का आंसर वो बंदा दे सकता है जिसने टॉपिक को पढ़ा है, वो स्पीडी वाला बंदा नहीं है जिसको एक लाइन पता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात को गौर करके सुनो, विभक्त बलय क्या है अब सुन लो। ये बीच में मैंने येलो कलर की पी और क्यू सिरे बनाए, इधर बना देता हूं मैं, ये देखो ये बीच में डायग्राम बना रखा है, इस तरीके से बना रखा है, और मैंने कहा था इस तरीके से बना दिया है डायग्राम, ये लो, और मैंने कहा ये 2 ब्रुश है ना, तो होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में बीच में से ऐसा क्या होता है, मैंने कहा था एक सिरा पी होता है एक क्यू होता है, क्या होता है कि जैसे ही कुंडली आधा गुणन कर लेती है, ये कुंडली आधा गुणन का मतलब ये ए बी सिरा इधर आ जाता है, तो आधा गुणन करने के पश्चात क्या होता है, जो पी सिरा पहले x से जुड़ा था और y से, p x से जुड़ा था q y से, आधा गुणन के पश्चात ये q तो किससे जुड़ जाएगा, x से, और p किससे जुड़ जाएगा, y। इसको बोलते हैं विभक्त बलय, ये कार्य है विभक्त बलय का। अरे क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से आपको मैंने हर बात आपको समझा दी, अब आपके ऊपर है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बहुत पूछी जाती है मोटर, ना तुमसे मोटर को घुमाने की बोलेगा, ये 4 बातें मोटर में याद रख लेना आप एग्जाम की दृष्टि से। क्या क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को सिद्धांत बता दिया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, ये बहुत गलती हो जाती है कभी कभी, कौन सा बायां है कौन सा दायां है, तो अपने हिसाब से कॉपी में किस नंबर से लिख रहे हो, जैसे तुम याद करो वैसे याद कर लेना, और इसमें विभक्त बलय पाई जाती है। एक और देखो, एक होती है मोटर और एक होता है विद्युत जनित्र। चलो विद्युत जनित्र, इसी को ध्यान रखना, एक नाम होता है इसी को डायनेमो बोलते हैं, क्लियर, और इसी को जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये तो ध्यान होगा सबको पता है, विद्युत जनित्र या डायनेमो या जनरेटर, ये ध्यान रख लेना। अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं इसका भी डायग्राम बना दूं, सेम उसी की तरह डायग्राम बनेगा, मुझसे पूछा जाए तो कोई नहीं, ये लो ये वही कुंडली रख दी मैंने, एक सेकंड जो ये बीच में साफ्ट बना दी मैंने दोस्तों, है ना, देख लो आप, है ना, एक रिंग इधर बना दी, एक रिंग इधर बना दी, हाँ ये ब्रुश बना दी अब की बार भी दोबारा, एक क्या हो गई, एक सिरा दूसरा नाम लिख देता हूं अब की बार में, ये वाला बनाया सिरा, इसको बोल दिया B1, और ये सिरा बना दिया, इसको बोल दिया B2। ये रिंग है, ये रिंग 2 रिंग है, इनको एक को ऊपर वाली को बोलते हैं R1 और नीचे वाली को बोलते हैं R2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मेरी बात को सुनना, ये जो ब्रुश है ब्रुश, इनको फिर क्या जोड़ देते हैं, इस तरीके से एक मीटर लगा होता है, इस तरीके से मैं लिख दूं उसको G मतलब गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये बता देता है कि परिपथ में धारा है या नहीं है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें, अल्पमान की धारा मापने में, मैं आपको भी बता दूंगा, लिखवा दूंगा, जिससे ध्यान रहेगा। ये वही है, एक S सिरा है और एक S सिरा है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, कैसे काम करता है क्या करता है, अब देखो सुनो, पहला क्वेश्चन, पहले तो इधर देखो, पहले आ जाओ, जनरेटर में या डायनेमो में क्या होता है, सोचो जनरेटर के अंदर, अरे पहले हैंडल दिया है, खूब जनरेटर में दिया होगा, कोशिश सब करता है जीवन में, 2-4 चीजें ऐसी होती हैं तो जीवन में हर व्यक्ति बचपन में एक बार जनरेटर देखते थे शुरू में, तो जनरेटर में एक बार हैंडल देखे फिर पता चल जाता है देवेगा कि नहीं देवेगा, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार है। ठीक है, कोशिश सेल होता है, सेल को फोड़ के जरूर देखते हैं, मैंने कहा बहुत ऐसे काम है जो करते हैं जीवन में। ठीक है, तो मैंने कहा अगर जनरेटर में हैंडल दिया तो पहले आपने क्या किया, एक जगह धुरी में घुमा रहे हो, तो कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा प्राप्त हुई, यांत्रिक। इस यांत्रिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी बताओ, आपको जनरेटर में घुमाने के बाद जैसे जनरेटर स्टार्ट हो जाता था तो आपको लाइट आती थी, तो इसका मतलब जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो आप बोलोगे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अगली बात सुनो, अगर पूछा जाए जनित्र के अंदर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अब यहां क्लियर रूप से कह देना कि जो जनित्र है ना ये किस पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एक बात था, चुंबकीय प्रेरण में यही काम तो हो रहा था, तो कल ही बता रहा था, सॉरी आज ही बता रहा था, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो मैंने कहा जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करती है तो धारा प्राप्त होती है, तो यही काम तो हो रहा था इसके अंदर। अगली बात, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा नियम काम करता है, तो आप बोलोगे वही फ्लेमिंग का काम करेगा, तो इसमें कौन सा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कार्य करता है, दाएं हाथ का नियम कार्य करता है।
कौन सा नियम? दाएं हाथ का। कैसे? अब देखो इधर, अब उल्टा है दोस्तों। अब मुझे किसकी दिशा बतानी है? मोटर में तो मुझे बल बताना था, बल अंदर लगा या बाहर, क्योंकि मोटर में आपने देखा था बैटरी जुड़ी थी तो मुझे पता था धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता है। अब मुझे क्या पता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, वही एन से एस की ओर। मुझे ये कुंडली लिख देता हूं मैं, ए बी और सी और डी। ठीक है, इस कुंडली को मैं अपने हाथ से घुमा रहा हूं तो मुझे तो ये भी पता है कुंडली बाहर जाएगी अंदर, बिल्कुल पता है। अब क्या नहीं पता आपकी बात? धारा, कि धारा कैसी होगी, ऊपर होगी कि नीचे होगी, क्योंकि धारा की दिशा तो बदलेगी निश्चित समय अंतराल पर, ऊपर या नीचे। तो आपको कैसे पता चलेगा? पहले मैंने क्या बोला? फ्लेमिंग का दायां हाथ, ये दायां हाथ है कि नहीं? बिल्कुल है। वही 3 उंगलियां मैंने कहा था मेरी क्लास में, तुम बार बार पढ़ते पढ़ते बस जल्दी मत किया करो, जल्दी मत किया करो, पढ़ते पढ़ते तुमको चीजें याद रह जाएंगी। अब तो मैं इतनी बार एक चीज को बोलता हूं, अब तुम बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाओ ना, तो अच्छी तरीका ये टॉपिक छोड़ देना। ठीक है, इसका एक ही तरीका बचता है मेरे पास, कोई नहीं। ये अंगूठा है, देख लो इधर, ये कौन सी है? मध्यमा, और ये क्या है? तर्जनी। अभी भी गलती करो तो करते रहो। ये मध्यमा धारा की दिशा मैंने पहले बता रहा था। अंगूठा गति बता रहा है, गति किसी चालक की गति दिख पाई, या चालक पर बल किधर लग रहा है, अंदर या बाहर, और ये बताएगी मुझे धारा की दिशा। क्लियर? देखो सुनो, तुम तो पहली स्थिति में देख लो, ये कुंडली को घुमाया मैंने इस तरीके से, ये आगे फिर कॉपी ले लेता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, आज तो बिल्कुल ही ये कुंडली है, जैसे घूमी ऊपर की ओर आई, रख लिया मैंने अंगूठा इस तरीके से बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र देखो, तर्जनी खोली है मैंने, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है कि नहीं? डायग्राम में देखो एन से एस की ओर बिल्कुल है। बल देखो कितना, सॉरी धारा देखो, मध्यमा बताएगी धारा की दिशा। आपको इस बार धारा की दिशा बतानी है, क्योंकि देखो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। धारा किधर लगी? ऊपर की ओर गई धारा ऊपर। अब देखो इधर, ये घूम गई, लो मेरे दोस्तों, ये कुंडली घूम गई, यहां भी कितना घूर्णन हुआ? आधा हुआ। अब मुझे बताओ, ये जो सिरा था ये किधर पहुंच गया? इधर। अब इस सिरे पर मुझे बताओ, जो पहले बाहर लग रहा था पूरा घूर्णन करने के लिए, अब की बार बल किधर लगेगा? अंदर। ये बल अंदर गया, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, धारा की दिशा नीचे। तो एक बार ऊपर जाएगी और एक बार क्या जाएगी? नीचे। तब जाकर ये कुंडली का क्या होगा? पूर्ण घूर्णन होगा दोस्तों। क्लियर है? अब मैंने आपको बता दिया, तो ये बात आपको किस नियम से पता चली? फ्लेमिंग के दाएं। और जब घूर्णन करेगी ना, तब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें पता चल जाएगा परिपथ में धारा आई या नहीं आई। क्लियर है? तो परिपथ में धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर भी था आपको पता, लेकिन बात को सुनना, गैल्वेनोमीटर में क्या था मैंने बताया? क्या अमीटर धारा मापता है? बिल्कुल मापता है। तो क्या गैल्वेनोमीटर धारा मापता है? वो भी मापता है, लेकिन क्या बोलोगे? मैंने पहले ही कहा था अल्पमान की धारा, कहने का मतलब मिली एम्पियर की धारा कभी मापी जाती है, तो किससे नापी जाती है? गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर का, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परिपथ में धारा है या नहीं, किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्योंकि एक सुई आती है और इसमें विक्षेप आने लग जाता है, तब पता चल जाता है परिपथ में क्या आ गई? धारा। अगली बात सुनो, फ्लेमिंग का कौन सा नियम? दाएं हाथ। अब देखो ये पता चल गया। इसके बाद यहां क्या होता है? इसमें 2 रिंग होती है, एक R1 और एक R2, इनको बोलते हैं सर्पी बल। कौन सी बल है? सर्पी। सर्पी का मतलब होता है सिप रिंग। कौन सी रिंग? सिंक। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए मोटर जनित्र के अंदर, तो आप बोलोगे जनित्र में सर्पी बलें पाई जाती है। सर्पी बलें, और सर्पी बलें को मैंने कहा था इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम भी याद रखना, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग, और क्या बोलूं? सर्पी बलें पाई जाती है। ठीक है, अभी मैं एक बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार तुमसे दोस्तों डायरेक्ट कभी यही पूछे जनित्र में या विद्युत जनित्र में कौन सी बलें पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर्पी बलें पाई जाती है। क्लियर? लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जनित्र है ना, 2 तरह के होते हैं। एक आपको सुना होगा, एक होता है एसी जनित्र, ठीक है, और एक होता है डीसी जनित्र। अरे होता है क्या? कुछ भी अंतर? क्या अंतर है? जिसमें एसी धारा प्राप्त हो, एसी जनरेटर, जिससे डीसी धारा प्राप्त हो। डीसी जनरेटर दोनों तरह के होते हैं, जनरेटर भी, एसी और डीसी। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसको बढ़ा दिया। एसी और क्या? डीसी। आप पूछोगे क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, जिसमें धारा की दिशा बदल जाए वो एसी जनरेटर, जिसमें नहीं बदले वो डीसी जनरेटर। फिर आप पूछे चलिए बहुत एसी धारा डीसी धारा वाली बात होती, बिल्कुल वही बात थी, वो तो धारा के साथ मैंने धारा भाग डिफाइन कर दिया, एक्चुअली धारा यही आती है या बताने के लिए एग्जाम के लिए। अब मेरी बात को सुनो, लेकिन मैंने क्यों लिखा है? अब मेरी बात को सुनो, मैं एक नोट लिख के बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना कि जो एसी जनित्र होता है ना, इसमें सर्पी बलें का उपयोग होता है। सर्पी बलें का खूब मोटे मोटे अक्षर में लिखना, उपयोग होता है, जो अभी बताई थी सर्पी बलें। लेकिन दोस्तों कभी भी एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलना हो, अंतर क्या आ जाता है? तुमको कैसे पता चलेगा डीसी जनित्र है? तो डीसी जनित्र के अंदर याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसमें धारा की दिशा बदलती नहीं है, तो उसमें विभक्त बलें का उपयोग किया जाता है, या विभक्त बलें का उपयोग होता है। बताओ अब और क्या बताऊं तुमको? 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 2 तरह के ये तरीके दिख रहे हैं। एसी जनित्र में कौन सी बल है? सर्पी बल है। डीसी में पूछ रहे विभक्त बल है, और डायरेक्ट जनित्र में पूछे ना तो पर एसी डीसी नहीं करना, जनित्र का मतलब सर्पी बल ही बोलोगे आप। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए सर्पी बल के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? आप बोलोगे विभक्त बल का उपयोग किया जाता है। मैंने पहले लिख दिया, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों की इंग्लिश लिखी है, कभी कभी कंफ्यूज होता है, और इसको स्प्लिट बोलते हैं। चलो मेरे भाई और बोलो, क्लियर मेरी बात? तो ये आप ध्यान रख लेना। और मेरे दोस्त आपको बता दूं, इस जनित्र के बारे में आईटीआई वाले बहुत कुछ जानते होंगे, अपने हिसाब से इसके प्रैक्टिकल करके देखो, सब कुछ करके देखो, और बातों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल एग्जाम की बात करूंगा। तुम ये चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल करके खोल करके हर चीज बता दूं, तुम्हें बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना मुझे एग्जाम में आपके आने वाला था, इससे ज्यादा नहीं बता दिया, उससे ज्यादा आपको आता है तो आप अपने हिसाब से लिख के रख लो, कौन से ब्रश होते हैं, कौन से क्या उपयोग किए जाते हैं, कैसे घूमती है, और भी लगाना चाहो तो लगाते रहो। मैंने जो काम की बात थी वो बता दिया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ अलग बातें बतानी। तो ये मैंने मोटर जनित्र के बारे में बताया, 10th क्लास की बुक में दे रखा है, ये ध्यान रख लेना। अब मेरी बात सुनो, एक होता है जनित्र, इसी के साथ में एक और पढ़ा दूं आपको, एक ट्रांसफार्मर भी होता है, इसमें भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक
ठीक है, 2-3 बातें ट्रांसफार्मर के बारे में भी याद रख लो, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये ऐसी युक्ति है ट्रांसफार्मर जिसकी सहायता से क्या होता है, ट्रांसफार्मर सहायता से आपको पता है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को, कौन सी वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलिए, मैंने एग्जाम में बहुत बार पूछा है ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर जो वोल्टता का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्योंकि दोनों तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, बढ़ाने वाले और घटाने वाले। कैसे, क्या वो आगे बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो आप बोलोगे ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती इसलिए लिखा है, अगली लाइन यही लिखाऊंगा क्योंकि ट्रांसफार्मर पर केवल एसी धारा पर ही काम करता है, डीसी धारा पर काम करता है। बहुत पूछेगा एग्जाम में, किस धारा पर ट्रांसफार्मर करता है, एसी पर, डीसी पर नहीं करता है भाई। तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक करता है, कम या अधिक बोल सकते हो, घटाता है या बढ़ाता है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन अभी बोला है ट्रांसफार्मर केवल एसी, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कौन सी धारा पर कार्य करता है, एसी धारा पर, ठीक है। देखो बहुत बार आप सोचते हैं ना, क्या करते हो दोस्तों, आप वो डायग्राम जो जितने बनाते हैं, आप पता है मैं डायग्राम खुद ही बनाता हूं, ज्यादा कोशिश करता हूं, जो समझ में अपन को डायग्राम यहां आते हैं ना, खुद के बनाए हुए, वो समझ में वो नहीं आ सकते, वो प्रैक्टिकली वो आ जाते हैं ना, आजकल एनिमेटेड डायग्राम आ गए, ये समझ लो, ये काम ऐसे लोगों के हैं दोस्तों, ये भाषण देने के लिए है, स्टूडेंट की समझने के लिए नहीं, मतलब आप समझो ये काम तब आए ना प्रैक्टिकली, ये एग्जाम में क्वेश्चनों की तैयारी, यहाँ क्वेश्चन निकालने के लिए आप जब तक खुद के तरीके से नहीं सीखोगे ना, डायग्राम वो मजा नहीं है जो दुनिया का। मैंने आपको बायोलॉजी में डायग्राम बनाया, हर डायग्राम को कुछ अलग तरीके से बनाना है, क्यों, यही तो टीचर काम आएगा। वहां टीचर क्या काम आएगा, डायग्राम आएगा, वो कहिए देखो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, फिर भाषण ही होता है सर। अगर मैं बनाऊंगा तुमको टाइम मिलेगा, टॉपिक को साथ साथ में पढ़ते रहोगे, चीजें जब भी समझ में। आपको 28 तारीख के एग्जाम पर कोई जल्दीबाजी क्यों करें, जल्दीबाजी यार, ऐसी पढ़ाई का करोगे क्या, चार डालोगे तुम तो तुम्हारे समझ में भी नहीं आए। मैं अभी 4 घंटे क्लास लेके तुमको पूरा पढ़ा दूंगा, आपके समझ में नहीं आया, क्या मतलब है। मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री शाम को चल रही है, क्या समझ में नहीं आ रही, क्या मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल। फिजिक्स चल रही है सुबह, क्या नहीं आ रहा, 2 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। रिवीजन कर रहे हो, दिक्कत। अब कोई बिल्कुल ही पहली बार ही पढ़ रहा है जिंदगी में, तो भैया फिर तो राम ही बचाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तुम्हारी गलती, तो तुम इतनी लेट पढ़ाई करी सारी। चलो, किसी पे भी पढ़ते पहले भी पढ़ना चाहिए था, तो हर किसी का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार सर आप मेरे तुम तो मेरे पास आए थे ना, तभी लेट थे, मुझसे पूछा जाए तो तुम जल्दी नहीं थे उस समय, ठीक है। वो तो ऑप्शन था कि अगर जनवरी फरवरी मार्च में हो जाए तो तुम भी लगा के बैठे थे, किसी का पता नहीं होता है दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो लोग मेहनत करके बैठे हैं, जो समझदारी से पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक को कहीं ना कहीं से 4 चीजें अच्छी मिलती है, उनको उठाते हैं। चेंज कर दो, अब जो पढ़ाई के टाइम बच रहा है ना, अभी भी तुम कुछ लोग ऐसे बैठे, मेरे तो नहीं लगेगा 28 लेट लगेगी, ये लेट करते करते तो एग्जाम की डेट आ गई तुम्हारी, ठीक है। आज भी लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं, और यार अभी तो मुझे पता ही नहीं था, लग जाए, क्योंकि तुम उनमें से थे, एग्जाम ना होगी मुश्किल, इस साल तो नहीं हो सकती। तुम वो नहीं कर सकते कि हमको 2 साल का टाइम मिल गया, हम क्यों तैयार नहीं रहे एग्जाम के लिए, क्यों एग्जाम का इंतजार करें। जो लोग पहले से तैयार हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा एग्जाम में। अब तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं साफ कह दूं इस बात को, जो लोग पहले से तैयार होते हैं। तुम क्या करते हो लोगों, तुम जैसे ही वो कहते हैं ना एग्जाम सिर पर है और तैयारी करें, सब करते हैं, तुम क्या एहसान कर रहे हो। इस समय कौन सा, इस समय वो होगा जिसने मन से उसको पता है कि अपना बाप का भी सिलेक्शन नहीं होता, इस एग्जाम में नहीं हो सकता, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। वो अच्छा ही कर रहा है तो नहीं हो सकता, उसको पूरी तरीके से विश्वास है, उसको कुछ आता ही नहीं है तो पता ही है। लेकिन तुम उनमें से 90% क्या करते हो, जैसे ही एग्जाम की डेट आई अब तैयारी, आपसे कोई मतलब नहीं यार, मगर अभी भी है, अब कोशिश है, कोशिश का है, सट्टा लग रहा है, तो लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, तो वो अलग बात है। और एक तैयारी करके बैठा है वो मस्ती से, अब क्या उसको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि अब उसने बहुत कुछ पढ़ सका है, अब वो 2-2 4-4 चीजें और एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा मेरे साथ प्रैक्टिस करो आप। मैंने कहा ट्रांसफार्मर केवल किस धारा पर कार्य करता है, एसी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, बहुत पूछेगा दोस्तों, तो आप बोलोगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या होता है सिद्धांत, जब एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, एक कुंडली में 2 कुंडली रखी है और एक, जैसे ये पहली कुंडली है ए और ये दूसरी कुंडली है बी, इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर अगर दूसरी कुंडली में वोल्टता में परिवर्तन हो जाए, वोल्टेज में, तो समझ लेना ये कौन सा सिद्धांत है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। कौन सा अन्य, तो आप तो दिमाग में इतना सा बैठा लो, 3 बातें। क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, कौन ट्रांसफर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर का कौन सा गुण है यानी, बहुत बार पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन किस धारा पर काम करता है, एसी। और तीसरा क्वेश्चन किस सिद्धांत कार्य करता है, तो बोलोगे अन्योन्य प्रेरण के। अगली बात सुनो ट्रांसफार्मर, अगली बात क्या आती है ट्रांसफार्मर में, अगली काम की बात आती है कि आपको सबको पता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी, 2 कुंडली होती है। कितनी कुंडली, 2 कुंडली। मैं काम की बात लिख रहा हूं, वैसे आप सबको पता है, ऐसे आयताकार पतले क्रोड होते हैं, ऐसे क्रोड जमे होते हैं, क्लियर, जिन पर तेल भी लगा होता है, क्योंकि वो विद्युत रोधी लगा देते हैं, जिससे क्या नहीं ऊर्जा की हानि कम से कम हो, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर गर्म जल्दी हो जाता है कभी कभी, वो ठीक है, लेकिन आजकल ऐसे तेल का उपयोग करते हैं जो कम गर्म करे उसको। तो ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, ऐसे लगी होती है, देखो एक कुंडली इधर लगी होती है और एक कुंडली इधर लगी होती है, ठीक है। अब मेरी बात को फिर सुनो, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, जिनमें से कौन कौन सी लगी होती, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है जिन्हें प्राथमिक व द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक व कौन सी कहते हैं, द्वितीय।
मैं काम की बात 3-4 पॉइंट बताऊं, बस वो ध्यान रख लेना। द्वितीयक कुंडली कहते हैं इनमें से प्राथमिक कुंडली में, अब क्या काम करते हैं, प्राथमिक कुंडली में, कौन सी कुंडली में, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता को निवेशित किया जाता है, तथा द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता को क्या किया जाता है, इधर देखो, को निर्गत किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्गत किया जाता है। वही काम तो होगा भाई दोस्तों, दो कुंडलियां, तो एक में तो प्रत्यावर्ती बोल्टता जाएगी, दूसरे में से क्या निकलेगी बाहर। तो हमेशा याद रख लो, काम की बात यह है कि एक ट्रांसफार्मर दो कुंडली होती है, एक में आप निवेशित किया जाता है बोल्टता को, एक में से क्या निकाला जाता है बाहर। क्लियर? अब मेरी बात सुनो एग्जाम की दृष्टि से। अगर ट्रांसफार्मर में बात करूं, दोनों कुंडली में दो कुंडली है, अगर दो कुंडलियों में, ट्रांसफार्मर की दो कुंडली में फेरों की संख्या समझते हो क्या होती है? ये फेरों की संख्या, ये इस तरीके से होती है, क्या है? फेरों की संख्या है। अगर फेरों की संख्या क्या एनपी व एनएस है, एनपी और एनएस का मतलब प्राथमिक कुंडली में होंगे, उनको एनपी लगा प्राइमरी और एनएस मतलब सेकेंडरी, तथा विद्युत वाहक बल का मतलब बोल्टता है ना, विद्युत वाहक बल, तो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ईपी व ईएस है, द्वितीय का क्या होगा, ईएस है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में तो उस स्थिति में क्या होगा, तो लो डायरेक्ट लिख दूं, तो क्या होता है, आप तो एक संबंध याद रखो कि एनएस अपॉन, मैं टेंस चेंज कर देता हूं ना, रुको एक सेकंड, तो एनएस अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन ईपी होता है। अब देखो ये एक्सेल में क्या लाइन लिख दी जाती है, तुमको कुछ नहीं याद करना दोस्तों। ट्रांसफार्मर में मुझसे पूछा जाए ना, तुम इधर आ जाओ, तीन बातें ये याद रखो, वोल्ट आपको कम याद किया सकता है, केवल एसी धारा पर कार्य करता है, अननोन प्लेन सिद्धांत। इसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए तो ये तो मैंने समझाने के लिए लाइन लिख दी, तुम तो याद रखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, शॉर्ट में याद रखो, कितनी कुंडलियां, दो, ठीक है। उनमें चक्कर लग रहे दोनों कुंडली में, तो फेरों की संख्या, प्राइमरी के फेरों की संख्या को एनपी, द्वितीय में क्या बोल दो एनएस। अगर दोनों कुंडलियों का अलग अलग विद्युत भाग बल होगा तो प्राइमरी का ईएस ईपी हो जाएगा, सेकेंडरी का ईएस। आपको ये तो पूछेगा कि आपसे पूछेगा संबंध क्या है, तुम बोलोगे एनएस अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन ईपी। आप तो ये याद रख लो, यहां अब लिख लो, यहां एनएस मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, साथ में बस इतना सा लिखोगे, कुछ भी नहीं। एनपी मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, पूरा लिखने की जरूरत है क्या, मैंने डॉट डॉट लगा दी, सेम स्थिति। ईएस मतलब द्वितीयक कुंडली का, मैं बता दूंगा क्या काम आएगा ना, विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ईपी का मतलब, ईपी का प्राथमिक कुंडली का क्या, विद्युत वाहक बल, तो बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आप तो ये याद रखोगे एनएस का मतलब क्या है। तो आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर का समीकरण क्या था, बोलो एनएस अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन ईपी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप एक समीकरण याद रखोगे, इसलिए हम यहां लाइन भी नहीं लिख रहा हूं, है ना। आप तो तीनों का एक संबंध लिख लो। क्या होता है कि जब कोई आदर्श ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें आदर्श ट्रांसफार्मर में एक संबंध होता है, मैं आपको यहां लिखूंगा ना, क्योंकि आप फिर ऐसे कहोगे सर अधूरा लिखा दिया, मैं लिखवा देता हूं, है ना। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें, आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली की शक्ति होती है। प्राथमिक कुंडली की शक्ति, देखो आपको पता है शक्ति निकालने का तरीका एक ये भी था कि P बराबर VI, अरे था क्या, बिल्कुल था, आपको ध्यान हो समीकरण में। अब मुझे बताओ P बराबर शक्ति निकालोगे, V तो है नहीं वोल्टेज, V की जगह यहाँ क्या विद्युत भाग बल बिल्कुल हो सकता है, वो भी वोल्ट है उसका भी, तो यहाँ क्या कर सकते हो, EI भी लिख सकते हो P की जगह, बिल्कुल सही है। तो इधर आ जाओ, तो अब मैं क्या बोलूं, द्वितीय कुंडली की शक्ति आपसे पूछा जाए तो द्वितीय कुंडली की शक्ति क्या बोलोगे, ES अपॉन ES इंटू IS बराबर प्राथमिक कुंडली की शक्ति क्या होगी, EP अपॉन IP। ये भी होता है एक संबंध, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला संबंध और इन वाले संबंध को तीनों को मिलाकर मैं एक समीकरण बना रहा हूं, आप तो वो याद रख लेना कि NS अपॉन NP बराबर ES अपॉन EP, ये तो पहले वाला था, बराबर ये भी याद रख लेना कि IP अपॉन IS होता है। मगर गलती ध्यान मत ना करना मत, इन दोनों में सेकेंडरी ऊपर है, प्राइमरी, लेकिन धारा में प्राइमरी ऊपर है नीचे। देख लो ES अपॉन EP जब आएगा, ES अपॉन EP आएगा, इधर देख लो तो ये IS नीचे जाएगा, इसलिए IP बटे IS। पीडीएफ रोजाना मिल तो रही है भाई, आपको पीडीएफ मैग्नेट की मिली है, देखो चल रहा है साथ साथ में।
चलो आ जाओ, पता नहीं क्या तो तुम बात करते हो, तुम्हारे तो कमेंट क्या देखो, तुम्हारा सिस्टम ही मुझे समझ में नहीं आता। बात को समझो। तो मैंने कहा आपको ट्रांसफार्मर में एक बात याद रखना, देखो सुनो, कुछ भी याद नहीं रहे, एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, ये ना पूछकर आपसे एक ही बात याद रख लो कि ट्रांसफार्मर में एक संबंध होता है कि एनएस अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन ईपी बराबर आईपी अपॉन आईसी। देखो आई का मतलब धारा, तो पी मतलब क्या, प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में धारा, ये ईएस ईपी और एनएस आपको बता दिए। इसी से कोई संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा, या तो कोई संबंध पूछेगा या आपसे कोई सवाल। मैं एक सवाल बता दूं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोई सवाल आ गया, तुमको करना क्या है एग्जाम के अंदर, वो बोल लो। ये कोई सवाल आ गया, ठीक है, क्वेश्चन लिख दूं मैं आपको। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 200, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है, तथा इसको यदि लिखो है ट्रांसफार्मर लिख देना ना, ट्रांसफार्मर में है ना, ऐसे लिख देना सवाल को ना। यदि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 200, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है, तथा द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल 1100 वोल्ट है, तो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ऐसा कोई सवाल आ जाएगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। क्या करना है आपको, ये सोचना है। देखो सुनो, इसमें फेरों की संख्या दे रखी है, क्लियर, प्राथमिक और द्वितीयक में, इसमें वोल्टता दे रखी है, तो आप इधर आ जाओ, ये संबंध पता चला। लेकिन आपको पता है ये दोनों दे रखे, इनमें से एक दे रखा है, तो यह धारा की बात नहीं करी, तो ये वाला संबंध लगेगा, ये वाला कैसे लगेगा, तो आप क्या लिखोगे, इस जगह संबंध क्या लगेगा कि एन एस अपॉन एन पी बराबर ई एस अपॉन क्या लगेगा, ईपी। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब क्या पूछा है तुमसे एग्जाम में पूछा है प्राथमिक कुंडली का विद्युत भागफल, इस ईपी का पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप इसको ऐसे लिखोगे क्या कि ईपी बराबर ई एस इंटू एन पी बटे एन एस। नहीं लिखोगे क्या, देख लो आप, क्लियर। ऐसे लिख दिया तो ईपी बराबर लिख दो ई एस मतलब विद्युत भागफल द्वितीय कुंडली का विद्युत भागफल, देखो ये विद्युत भागफल कितना दे रखा है, 1100 लिख दिया आपने, इंटू एनपी फेरों की संख्या कितनी रखी, प्राथमिक कुंडली में देखो कितनी, प्राथमिक की फेरों की संख्या 200 बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, 2000 रखिए। आप देख लो, ये 2 0 से 2 0 गई, ये 1 0 से 1 0 गई, ये 2 से कितना गया, 2 गया, तो कितना बचा, 110 वोल्ट बचा। क्या आंसर आया कि नहीं आया, देखो आप, सबका आ रहा होगा, जो लोग पढ़ने वाले होंगे उनके सबके आंसर आ रहे होंगे, सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर की मैं आपको क्या करके आऊंगा, एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ में साथ में चलती रहेगी, ठीक है, तो क्वेश्चन ही कराता रहूंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान रखो आप। कंप्लीट आ रहा है ना, तो अब मुझे बताओ, इसका मतलब एक समझने के लिए होता है, अब सवाल का मतलब क्या होता है समझना। अगर कभी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक में दे दे, प्राथमिक की धारा दे दे, और द्वितीय कुंडली की धारा पूछे क्या होगी, तो आप क्या कर देना, क्या करोगे, ये समझ एनएस अपॉन एनपी बराबर सॉरी आईपी बटे क्या कर दोगे, ये देखो ना आप कौन सी जगह क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये बात आप याद रखना। अब तक जो मैंने बात बताई है, ये तो मैंने एक डायरेक्ट बात बता दी आपको, अब मैं तो ट्रांसफार्मर को आपको समझाने के लिए बताता हूं। अगर ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं, ये मैंने एक सवाल कर दिया, ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप सबको पता है ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये भी ध्यान रख लेना, आप सबको पता है। एक ट्रांसफार्मर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो एक होता है जिसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं आपको, है ना। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा बोलोगे एक होता है जिसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या मतलब है, इसका मतलब है ये स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सबको पता है, ठीक है। नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई का मतलब निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को किसमें कन्वर्ट करेगा, उच्च में। जहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा है वो निम्न वोल्टता को किसमें कन्वर्ट करेगा, उच्च वोल्टता में। शॉर्ट में याद रखो, हर चीज को रखते नहीं है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहां ऊंचाई लग रहा है, अपचाई, तो देख लो, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, तो याद रखना उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होगी, और क्या होगा, तो उसमें द्वितीय कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है वो प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होगा। देख लो, इधर तुमसे पूछेगा उच्चाई ट्रांसफार्मर की इनमें से क्या शर्त है, इसका मतलब ये कोई ट्रांसफार्मर बन रहा है, समझ लो ऐसे कोड में, तो इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये प्राथमिक कुंडली में ऐसे फेर है, तो द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरों की संख्या होगी, तो ऐसा ट्रांसफार्मर दिख जाए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो, तो समझ लेना वो उच्चाई होगा, और विद्युत भाग बल भी द्वितीय कुंडली में ज्यादा होता है। अपचाई क्या करता है, शॉर्ट में याद करो, इससे ज्यादा सीधा क्या हो सकता है, उच्च वोल्टता को, अपचाई मतलब नाम से पता चल रहा है, उच्च वोल्टता को किसमें कन्वर्ट करेगा, निम्न वोल्टता में।
तुमको कैसे पता चलेगा अब चाहिए? तो तुमको पता चल गया, उल्टा हो जाएगा, यहां प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली का ही विद्युत वाहक बल सेकेंडरी से ज्यादा होगा। देख लो आप। हाँ, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आज आप चिंता मत करो, साथ साथ में डल रहे हैं आपसे, रोजाना डलवा रहा हूं इसीलिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ध्यान रख लो। देख लो आप, क्या दिक्कत है? तो ऐसा ऊंचाई होता है, ऐसा ऊंचाई होता है। एक और सुनो, आप पूछोगे सर आप ट्रांसफार्मर बार बार बता तो रहे हो, ट्रांसफार्मर काम क्या है? तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग, क्लियर याद रख लेना, ट्रांसफार्मर का उपयोग ऊर्जा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब क्या था? एक्चुअल में आप ट्रांसफार्मर देखोगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता था, बात को सुनो। आपने देखा होगा कि जहां से धारा आती है, जहां से आपको करंट मिलता है, तो आपके अपने अपनी जगह पावर हाउस बना है आपके एरिया में, फिर आप जिस एरिया में रहते हो वहां आपने डीपी लगवा रखी है, तो वहां भी ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर होता है। एक जहां से आती है लाइट मेन जगह से, वहां भी ट्रांसफार्मर होते हैं बड़े बड़े। अब अंतर होता है क्या? वहां बड़े बड़े तारों से आपने मेन लाइन देखी होगी, बड़ी बड़ी केबल वगैरह देखी होंगी, उनमें क्या होता है? एक दिक्कत आ रही थी दोस्तों, एक बात समझ में आई कि जब हम उनमें धारा भेज रहे थे शुरू में, तो एक दिक्कत ये आ रही थी कि अधिक मान की धारा जा रही थी, जिसका वोल्टेज भी ज्यादा था। तो उस स्थिति में ये आ रही थी दोस्तों कि उस स्थिति में तार गर्म ज्यादा हो रहा था, और तार गर्म होकर के क्या कर रहा था? ऊष्मा ज्यादा कर रहा था, तो उस स्थिति में ऊर्जा की हानि हो रही थी। तो उसने कहा वहां एक समीकरण यही काम करता है कि ए समानुपाती होता है I2RT के, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा था तो ऊष्मा। अब क्या थी दोस्तों, एक बात आई, तो उसने कहा कि एक काम है ऊर्जा हानि को कम करने का, तार गर्म हो रहा है उसको कम करने का एक तरीका यह है कि आप तार मोटा ले लो। अगर मोटा तार लोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपको पता है तार मोटा है, प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मा भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन बात तो सही थी, लेकिन दिक्कत ये आएगी अगर तार बहुत ज्यादा मोटा हमने यूज लेना चालू कर दिया तो हमारा खर्चा क्या बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। तो कहा प्रैक्टिकली देखा कि ये बात भी कोई मतलब की नहीं निकलेगी, हम तार तो उपयोग ले लेंगे मोटा, लेकिन स्थिति में खर्चा क्या आएगा? ज्यादा। उस स्थिति में यह किया गया कि एक तरीका है कि धारा को कम मान की भेजने का, कि हम वोल्ट को बढ़ा दे तो धारा अपने आप का मान की भेजी जा सकती है। तो हमने क्या किया कि जहां से धारा हमको मिलने वाली थी जिस मेन स्थान से, वहां एक उच्चाई ट्रांसफार्मर लगा दिया। देखो जैसे पहला ट्रांसफार्मर ऐसे लगा दिया मैंने, दूसरा ट्रांसफार्मर और तीसरा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है देखो। मेन जगह से बोल रहा हूं मैं, आप जैसे आप कोई एरिया में रह रहे हो, ठीक है, तो मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, जैसे कोई भी जगह देख लो आप, कोई भी दौसा, मैं दौसा ले रहा हूं, कोई जगह दौसा है, ठीक है। अब इस दौसा के अंदर एक ट्रांसफार्मर लग रहा होगा जिले का, वो अलग है। एक जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो उसका ट्रांसफार्मर लगेगा। एक जहां से लाइट आ रही है मेन जगह से, वो दौसा से बाहर से आ रही है, तो वो देखो सबसे पहले क्या होता है, पहला ट्रांसफार्मर लगा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये ऊंचाई समझने के लिए आपसे ऐसे थोड़ी पूछा, ये क्या करेगा, यहां 2200 वोल्टेज होता है, ठीक है, कितना 2200। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को बदल देता है लगभग 2,20,000 पर। इधर देखो, तभी तो जितनी हैवी लाइन उतने जब करंट लगता है तो कितना वोल्टेज है? 220। इसमें यहां अब चाहिए लग गया, ये दूसरा भी अब चाहिए और तीसरा भी अब चाहिए, बता दूं। अब आपके यहां लाइट आ रही है, जैसे दौसा में लाइट आ रही है वो 2,20,000 वोल्टेज से आ रही है। यहां फिर क्या लगा दिया, दौसा अब चाहिए लगा दिया, अपने कोई दौसा के पावर हाउस अब चाहिए लगा दिया, इसने इसको किसमें बदल दिया? इसमें क्या कर दिया, इसको दोबारा 2200 वोल्टेज में बदला, ठीक है। फिर आपके एरिया में आ रही है, आपके आपने जगह पे देखा होगा वहां भी तो सर्विस लाइन बड़ी, तो उसमें एक और अपचाई ट्रांसफार्मर लगाया आपकी कॉलोनी में। इसने क्या किया, इसको फिर जाके 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया, और जो आपको घरों में लाइट आती है वो 220 वोल्टेज की आती है। ये यूज है दोस्तों ट्रांसफार्मर का, इस तरीके से उपयोग करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, समझने के लिए आपका क्या काम था मेन, कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जा रहा था? ट्रांसफार्मर का उपयोग ऊर्जा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात दोस्तों ऐसे भी है, मैं आपको बता दूं, इतनी आसानी से चीजें आपको समझ में नहीं आ सकती। आप कहोगे सर समझाओ तो दोस्तों आपको पता है हर चीज को समझाने में आधा घंटे 1 घंटे आप लगे और उसको चीज का कोई मतलब नहीं हो आपके, तो उस चीज को हमको समझना भी नहीं चाहिए। आप पूछने के लिए आप वैसे कभी पूछ सकते हो, लेकिन जिसका देखो आप एक बात समझो, इस समझ को दिमाग में रखो। कभी कभी क्या लड़कों के वो कहता है, मैं हमेशा बोलता कीड़ा होता है कुछ, अरे सर आप, अरे यार दोस्त हर चीज का हर जगह यूज होता है। क्या आप फिजिक्स की कोई स्पेशली एग्जाम दे रहे हो जिसमें आप ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ लो? अगर आप ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ लो तो आप बेवकूफ हो। अगर मुझसे पूछा जाए, आप सोच के आपकी फिजिक्स की ऐसी एग्जाम थोड़ी जिसमें तो ट्रांसफार्मर ही आएगा और उसको तो एक एक लाइन और एक एक चीज याद रखें, नहीं दोस्त। आप जनरल साइंस की कॉम्पिटिशन में पढ़ रहे हो, आपको वो चीज निकालनी है जो एग्जाम में काम आई। आपको काम वाली चीज पढ़ा रहा हूं, ऊर्जा हानि को कम करके। बात समझो, जिसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगली बात सुनो, एक कभी भी पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, मैंने कहा ऊर्जा हानि तो होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की, एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, लगभग 75 से 95% होता है। वैसे मैं ये भी बता दूं, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने का सूत्र क्या होता है। देखो कभी भी पूछ ले ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं, तो मैं बता दूं, द्वितीयक कुंडली की शक्ति बटे प्राथमिक कुंडली की शक्ति कर देना। मैंने पहले बता रखी है शक्ति आपको, प्राथमिक कुंडली की शक्ति इनटू क्या कर देना, 100 कर देना। आप क्या निकाल दोगे, दक्षता निकाल दोगे ट्रांसफार्मर। द्वितीय कुंडली की शक्ति दे दे आपको, प्राथमिक कुंडली की शक्ति दे दे, तो आप इनटू 100 कर देना, तो आप ट्रांसफार्मर की क्या निकाल सकते हो, दक्षता। तो दोस्तों क्लियर। तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने एक एक चीजें आपको ट्रांसफार्मर में मुझसे पूछा जाए, तुम ऐसे मत करो दोस्तों, तुम चीज को शॉर्ट में लो। आप ऐसे याद रखो 3 बातें, वोल्टता को कम या अधिक करता है ट्रांसफार्मर, आप ऐसे याद कर दीजिए किस पर काम करता है, एसी धारा पर। सिद्धांत कौन सा, अननोन प्रेरण। क्या ट्रांसफार्मर में सब कुछ पता है, इनको याद मत करो, रटो मत। आप तो डायरेक्ट मुझसे पूछा जाए ऐसे याद रखो कि ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या है, NS/NP बराबर ES/EP बराबर IP/IS। यही याद रख लो। 2 कुंडलियां होती है, द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या, ये प्राथमिक है, एस लग रहा है तो सेकंडरी, पी लग रहा है तो प्राइमरी, ये धारा है, सबको पता है।
अगली बात मैंने कहा आपको क्या याद रखना है, कोई सवाल आ जाए तो कर देना, जो देगा उसको रख देना सवाल में, यार कोई ऐसी बात थोड़ी है। फिर मैंने कहा उपयोग कम किया किसके लिए किया था, ऊर्जा हानि या ऊष्मा हानि को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। दक्षता कितने परसेंट होती है, 75 से 95%। और आपसे पूछा जाए दक्षता निकालने का फॉर्मूला तो ये बता दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आज की क्लास में आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। ये आपका जो सिलेबस के अंदर पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर रूप से समझा दिया है दोस्तों, एक एक पॉइंट समझा दिया है। अगला मैं चैप्टर लूंगा ध्वनि और साउंड का, जो कल की क्लास में अपन डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। मेहनत करते रहिए। अब मैं कमेंट पर इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता दोस्तों, थोड़ा सा समय के हिसाब से किया जाए अपना कोर्स तो बढ़िया रहेगा। पढ़ाने में कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, बस समय को कहीं दूसरी जगह से निकाला जाएगा। तो आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, मेहनत कर दिए तो आपके लिए बहुत बहुत, अगर बहुत है आज के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।